हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज कितनी ज़्यादा रेनफॉल हुई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ बेटा। आप भी मुझे आई एम श्योर जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे भी रेनफॉल हुई होगी। मानसून सीज़न चल रहा है बेटा, एंजॉय कीजिए। बट मैं हमेशा बोलती हूँ एंजॉय कीजिए विद स्टडीज़। ठीक है, पढ़ते भी रहो और एंजॉय भी करते रहो। चलिए तो शुरू करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो केमिकल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो होती है एलिमेंट्स से बनी होती है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से बना होता है, कार्बन का रेशियो 5 to 6% होता है। तो बेटा हम सभी किससे बने हैं? केमिकल से बने हैं। और उन्हीं केमिकल्स को हम क्या कहते हैं बच्चे? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गई और वाटर हो गए। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जैसे मिनरल्स हो गए, आपके मिनरल एलिमेंट्स हो गए, वाटर हो गया, गैसियस एलिमेंट्स हो गए, मैट्रिक्स हो गए, ये सब क्या कहलाता है बच्चे? इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आता है बेटा? जैसे आपके फैटी कंपाउंड्स हो गए, आपके विटामिन्स हो गए, और आपका प्रोटीन हो गया, और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए। ये सब क्या होता है बेटा? आपके ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आता है। मैक्रोमॉलिक्यूल एक्सेप्ट एक और क्लासिफिकेशन होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करें, माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? देखो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होता है वो पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमराइजेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो हमें किस चीज़ का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा? अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड ऑल आर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन। लिपिड्स को छोड़ दें अगर तो सभी किससे बने होते हैं? पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है बेटा। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, आप जानते हैं लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर की लॉन्ग चेन कंटेनिंग डिफरेंट मोनोमर्स। एक से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर्स से बनी होती है, कभी कभी सिमिलर मोनोमर्स भी बनी होती है। जो सिमिलर मोनोमर्स होते हैं हम उनको होमोपॉलीमर्स कहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के होते हैं हम उनको हेट्रोपॉलीमर्स या हेट्रोबायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। सबसे पहले आपको पता है ये पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च आता है बेटा। स्टार्च क्या है? कहाँ मिलता है स्टार्च? स्टार्च मिलता है प्लांट्स के अंदर। ओके, प्लांट जो होता है अपना खाना बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक डाइसेक्राइड है बेटा। स्टोर हाउस फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या बनाता है? हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है आपका। फिर आपके सेलुलोज मॉलिक्यूल हो गए, जिसमें कौन सी यूनिट्स होती है बेटा? सेलुलोज की यूनिट क्या है? सेलुलोज की यूनिट होती है ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। सेलुलोज मॉलिक्यूल कंटेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइंड बाय 1,4 बीटा लिंकेज। इनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। तो कौन सी लिंकेज होती है बेटा? 1,4 बीटा लिंकेज। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? आपका सेलुलोज है। ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एनिमल्स के अंदर कौन सा रिजर्वेटरी फूड मटेरियल है या रिजर्वेटरी मटेरियल है जो स्टार्च की तरह अपीयर होता है? आप बोलेंगे ग्लाइकोजन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। बहुत सारी बेटा जैसे आपकी एल्गी हो गई, फंगस हो गई, इनके अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोरिंग मटेरियल में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे आपको 1,4 अल्फा और 1,6 बीटा ब्रांचिंग दिखेगी बेटा। ये याद करने की चीज़ें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है बेटा? आपके पॉलीपेप्टाइड चेन है। आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, आपको पता है अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है? प्रोटीन। बहुत लंबी लंबी चेन्स होती है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं मिलके और क्या बना देता है? प्रोटीन्स बना देता है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? तो पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी बेटा यहाँ पे बिटवीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्डेजेस होती है अमीनो एसिड के बीच में, तब जाके मिलके क्या बनता है? आपकी प्रोटीन बनता है। दो टाइप की अगर कैटेगराइजेशन करें अमीनो एसिड्स को देख के तो क्या होगा? आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सिंपल सी बात है, जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? एसेंशियल या नॉन एसेंशियल?
ऑब्वियसली नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड हमें अपनी डाइट से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, बाहर की चीज़ों से मिलते हैं। वो अमीनो एसिड्स कैसे हैं बेटा? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आपको पता है कि फंक्शन क्या है प्रोटीन का? आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं या कुछ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो प्रोटीन्स होते हैं जिन पे चिपक करके मॉलिक्यूल्स आगे जाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो वही ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इन्फेक्शन से लड़ने में काम होता है बेटा, क्यों? क्योंकि एज एन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी काम करते हैं। प्रोड्यूस एंजाइम, आपको पता है एंजाइम क्या है? बायोकेमिकल प्रोटीन ही तो है, और क्या है? ठीक है। एंड प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं प्रोटीन के बेटा। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सिंपली ये देखो, सिंपल ये अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पे एन टर्मिनल, यहाँ पे सी टर्मिनल, इसको कहेंगे प्राइमरी चेन। सेकेंड चेन में क्या आता है बेटा? हेलिकल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या आता है बेटा? फोल्डेड वुलन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसे वुलन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, होलो वुडन बॉल की तरह। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्स इट्स ओन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताओ सेकेंडरी में और टर्शियरी में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी पूछ लेगा प्राइमरी में और क्वार्टिनरी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली एक दो नंबर का डिफरेंस आता है। डायग्राम्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। आपको पता है बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए क्या करता है? हेरिडेटरी इफेक्ट शो करता है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किससे बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? डीएनए बनता है। आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होती है। तो यहाँ पे कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर? ऑब्वियसली डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे राइबोज शुगर है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना देंगे? आपके डीएनए और आरएनए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे पहले आरएनए आया है डीएनए आया? सबसे पहले आरएनए आया बेटा। आरएनए की म्यूटेशन से डीएनए बना है। डीएनए जो है वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए आज हम स्टेबल जेनेटिक मटेरियल को किस फॉर्म में देखते हैं? डीएनए की फॉर्म में देखते हैं। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आता है बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू अनदर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स को कॉन्स्टेंटली चेंज किया जाता है हमारी बॉडी में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है रिएक्शंस के कारण। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चल रही है इस टाइम, चाहे आप सो लो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, रिएक्शंस तो चलती रहेंगी। मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम होगा आपकी बॉडी में, वैसे वैसे आप ओल्ड एज की तरफ चले जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? जितनी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है बच्चे? जल्दी से बोलिए। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल बताओ? रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस। तो ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म के सम टोटल्स हैं। एंजाइम्स एक बार देख लेते हैं बेटा। एंजाइम्स का क्या काम होता है? बेसिकली एंजाइम जो होता है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो एक रिएक्शन को पूरी करने के लिए लगती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सपोज करो आपने खाना खाया, उस खाने को अगर एंजाइम्स ना हो आपकी बॉडी में तो बहुत मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, 2-3 ईयर्स लग जाएंगे बेटा। 2-3 ईयर्स भी कम ही बोल रहे हो, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, डिपेंड करता है आपने लिया क्या है। बट वही चीज़ अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस के दौरान हो, एंजाइम की प्रेजेंस में हो, तो वो चीज़ 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी है बेटा, और रिएक्शन जो होती है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में होती है। तो एंजाइम्स का क्या काम क्या होता है? क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज रहता है, बट रिएक्शंस को कंप्लीट करवाता है। ऑलराइट, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स। मैं भी पढ़ा चुकी हूँ बेटा। एंजाइम्स क्या आपके? बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं और क्या करते हैं? कैटलाइसिस करते हैं। राइबोजाइम्स क्या होता है? समटाइम्स आरएनए,
वर्क एज एन कैटलिस्ट। आरएनए क्या करता है, अपने कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है, उसको हम राइबोजाइम कहते हैं। आपको पता है बेटा ये रिएक्शन से आप सभी लोग फैमिलियर हो। एंजाइम होगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है तो क्या बनता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे बॉन्डिंग बनती है, फिर क्या बनता है, ईपी एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली उनको तोड़ दिया जाता है बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग्स। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स के प्रेजेंस में कम हो जाती है। ग्राफ अगर हम प्लॉट करें किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस के बीच में। फॉर एग्जांपल इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस, तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है अंडर द प्रेजेंस ऑफ इतनी हो जाती है बेटा, बहुत कम हो जाती है। तो ये ग्राफ डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम इज लेसर व्हेन वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है, लास्ट पढ़ना है बेटा हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। आपको पता है टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो एंजाइम कैसे हो जाएंगे, आपके ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक बार पॉसिबिलिटी ये है कि अब ठंडे टेम्परेचर में एंजाइमेटिक रिएक्शंस बहुत कम होती है, इसीलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसमें रिएक्शंस कम हो और खाना जल्दी ना ख़राब ना हो। फिर आता है पीएच, ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है बेटा। मोस्ट ऑफ इट वर्क इज न्यूट्रल फॉर्म। जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती है वो किस फॉर्म में होती है, न्यूट्रल फॉर्म में ज़्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है जो क्या इफेक्ट करता है, हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। चलिए देखते हैं कैसे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे रोल मेजर हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है बेटा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चलिए कुछ एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं बेटा। ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज दूसरा नाम डिहाइड्रोजिनेजेस। क्या काम होता है, जैसे कोई सबस्ट्रेट रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, आपने उसको ऐड किया तो वो फाइनली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ट्रांसफरेंस हो रही है यहाँ पे तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है और दूसरे सबस्ट्रेट आपकी रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। मेजरली ट्रांसफरेजेस का ही फॉर्म है बेटा। ट्रांसफरेजेस को अब अलग रखा गया है, पहले इनको एक साथ ही पढ़ा जाता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग्स की ट्रांसफरिंग होती है किसी भी सबस्ट्रेट में या जी साइड्स पे। क्या होता है, बॉन्डिंग्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं दूसरे। अब रिएक्टेंट्स में यहाँ पे है तो प्रोडक्ट में दूसरे हो जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का क्या काम है बेटा, हाइड्रोलाइज करना, ठीक है, वाटर को तोड़ना रिएक्शंस के दौरान। देखो यहाँ पे लिखा है कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस। लाइजेसिस का क्या है बेटा, आपका रिमूव करता है ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ऐसे ही छोटा छोटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना है सफिशिएंट। लाइगेसेस का काम क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके, चिपकाना, मॉलिक्यूलर गम भी इनको बोला जाता है बेटा। क्या काम करते हैं, ये चिपकाने का काम करते हैं। चलिए तो लास्ट आपका टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है बेटा, ये नॉन प्रोटीनेशियस थिंग्स होती है जो एंजाइम के साथ जुड़ करके रिएक्शंस को बहुत ही फास्ट कर देती है। सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन अगर एंजाइम ना हो तो बहुत धीरे होगी, एंजाइम अगर हमने डाल दिया वहाँ पे तो रिएक्शन बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। एंजाइम के साथ साथ आप क्या लगा दो, कोफैक्टर, कोई भी नॉन विटामिनेशियस, कोई भी नॉन प्रोटीनेशियस फैक्टर कोफैक्टर लगा सकते हो। वो क्या कर देता है, वो उसकी रिएक्शन को ट्रिपल फास्ट कर देता है। डबल फास्ट तो वो एंजाइम के प्रेजेंस में हो चुकी है, तो वो क्या कर देगा, ट्रिपल फास्ट कर देगा। तो इसीलिए कोफैक्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था बेटा, चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। हेलिकल स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, प्रोटीन्स के एंजाइम्स के बारे में पूछ सकते हैं, फैक्टर्स पूछ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, आ सकता है। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, समटाइम्स डिफरेंस पूछ लिया जाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स विद एग्जाम्पल। चलिए बेटा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ लो बेटा। एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लो, फालतू की बुक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। गो एंड रीड योर एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच।